हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपकी यूपीएससी प्रीवियस ईयर यानी 2025 का जो प्री एग्ज़ाम था उसका जो प्रीवियस ईयर है सारे क्वेश्चन हम उसके चेकआउट करेंगे एंड उसके क्या क्या आंसर है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का ये एग्जामिनेशन पेपर है एंड ये जो है टोटल 200 मार्क्स का रहता है। समय इसमें 2 घंटे यानी 120 मिनट यहाँ पे आप लोगों को दिए जाते हैं। टोटल जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे एंड हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है एंड यही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पे कुछ अनुदेश है, जैसे अब हम यहाँ पे एक चीज़ और है, हिंदी प्लस एंड आपका इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो आप चाहे किसी भी मीडियम के हैं तो दोनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर ले। इसमें कोई बिना छपा फटा या छूटा हुआ प्रश्न अथवा प्रश्नांश आदि ना हो। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ABCD आपके जो है ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर है वो भरना होता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येक प्रश्नांश हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे हुए हैं एंड यही सब चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका जो मतलब निगेटिव मार्किंग भी मेंशन की गई है जो कि आपकी 1/3 रहेगी, यानी 1/3 आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जैसे गलत प्रश्नों के उत्तर के लिए दंड, सभी प्रश्नों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में, तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके क्या क्या आंसर है क्वेश्चन के वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका बॉन्ड, दूसरा है प्रतिरक्षा निधियां हेज फंड्स, थर्ड है आपका स्टॉक एंड फोर्थ है जोखिम पूंजी। उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है केवल 4। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है फर्स्ट का बी, यानी आपका जो आंसर आएगा केवल 2 यहाँ पे आपके जो है निवेश के संदर्भ में ऑप्शन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत है? पहला है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, सेकंड है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, थर्ड है पेंशन निधि प्रबंधन, फोर्थ है आपका निजी कंपनियों को ऋण देना एंड फिफ्थ है आपका करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी है आपका सेकंड थर्ड या फोर्थ, सी है आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, या डी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है सेकंड का वो है आपका डी, यानी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, यानी ये वाला एंड ये वाला और ये वाला, ये आपका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन है यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय। इस संगठन के कुछ कार्य क्या है? जैसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन एंड आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1 गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। सेकंड आपका राजस्व आसूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। एंड थर्ड यहाँ पे आपका है प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, बेहतर नीति और कर वचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृत्त आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी किसी में से नहीं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड का आंसर है वो है आपका बी, यानी केवल 2 ही यहाँ पे आपके ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे आपके आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश करता है। सेकंड आपका, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BARSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। इसमें आपके ऑप्शन है
केवल एक, यानी ए का केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकंड, थर्ड है आपका सी का फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी, यानी केवल सेकंड ही यहाँ पे आपका ऑप्शन ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है आपका, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। कथन सेकंड है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है आपका, कथन फर्स्ट और कथन दोनों सही है तथा कथन सेकंड कथन वन की व्याख्या करता है। बी है आपका, कथन वन और कथन दोनों सही है किंतु कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी है आपका, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। डी, कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फिफ्थ का डी, यानी कथन फर्स्ट जो है वो आपका सही नहीं है। ये वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है, लेकिन जो सेकंड वाला कथन है वो हमारा राइट है। अब यहाँ पे हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्स का फर्स्ट है आपका, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। सेकंड है, भारत अपने चिन्हित सभी 30 अति अत्यावश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। या थर्ड आपका, संसद में 2023 में खान और खनिज यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्र सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, सिक्स का ए है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल सेकंड और थर्ड, सी है केवल फर्स्ट और थर्ड और डी है आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो सिक्स का आंसर है वो है आपका सी, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी आपकी जो सही है वो केवल फर्स्ट है और यहाँ पे आपका सेकंड है, यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका गलत है, फर्स्ट और थर्ड ही यहाँ पे आपके ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। विद द रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट consider the following. First है bond, second hedge fund, third है stocks and venture capital. How many of the above are treated as alternative native investment fund? Only one, only two, only three या all the four? तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो फर्स्ट का बी है, यानी ओनली टू ही इन्वेस्टमेंट आपके जो है फंड्स हैं। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक के क्या क्या सोर्सेज है? फिर यहाँ पे फर्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेकेंड आपका बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, थर्ड है पेंशन एंड फंड मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज एंड फिफ्थ है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है इसका आंसर आएगा सेकंड का डी, यानी फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे आपका जो फिफ्थ है उस वो आंसर उसका सही है, यानी फर्स्ट वाला भी ठीक है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे आपका सेकंड वाला भी ठीक है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, एंड फिफ्थ वाला प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। फिर यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ फंक्शन और वो किसके अंडर में काम करता है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट, फिर यहाँ पे इन्होंने फंक्शन बताया कि इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, एंड ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। सेकेंड है डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। फिर थर्ड आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू द असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर द बेटर पॉलिसी एंड द नेबिक टैक्स इवेडर्स, एंड ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली मैच करती है? तो थर्ड का यहाँ पे आपका आंसर है बी, यानी ओनली टू, यानी इनमें से दो है जो कि करेक्ट है एंड सारी की सारी करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन द नेचर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है खाली, या सेकंड है खाली, या दोनों करेक्ट है, या दोनों भी करेक्ट नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा आपका फोर्थ का भी है,
केवल जो करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका करेक्ट है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, In India become allied agriculture activities like poultry farming and the wool rearing in the rural areas is exempted from the any tax. Statement second है, in India rural agriculture land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax Act 1961. Which one of the following is correct in the respect of the above statement? यहाँ पे आपका ऑप्शन है both statement first and second are correct, ठीक है। फिर सेकंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। थर्ड है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट। एंड डी है आपका स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका पांचवे का जो आंसर है वो डी है, ठीक है, यानी स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इस वजह से आपको यहाँ पे फिफ्थ का आंसर डी आएगा। फिर यहाँ पे आपका सिक्स क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for the certain critical minerals. Which of the statement given above are correct? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो सिक्स का आंसर है वो आपका आएगा सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन और थर्ड ही यहाँ पे आपके सही है, स्टेटमेंट सेकंड आप लोगों का सही नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका सातवां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वन है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन सेकंड है, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन थर्ड है, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। उपयुक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो ठीक है? तो यहाँ पे आपके मतलब ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो आपका ए है, यानी कथन सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन वन की व्याख्या करते हैं। तो जो कथन वन है ये भी आपका इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एंड इसका जो रीजन है सेकंड और थर्ड ये आपके रीजन दिए, तो ये जो है दोनों भी ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। सेकंड आपका, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने इस समय हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड थर्ड यहाँ पे आपका आएगा, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही आएगा? ए है केवल फर्स्ट एंड सेकंड, बी है केवल सेकंड और थर्ड, सी है केवल फर्स्ट और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो आठ का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो ऑप्शन है वो आपका ये है, केवल फर्स्ट और सेकंड जो आपके स्टेटमेंट है वो आपके राइट हैंड, स्टेटमेंट जो थर्ड है वो आपका सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपकी 9th क्वेश्चन है। कथन वन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कथन सेकंड है, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। एंड कथन थर्ड है, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका 9th का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आएगा। कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही है, यानी कथन सेकंड और ये जो कथन थर्ड है ये दोनों राइट है। फिर उसके बाद तथा वे दोनों कथन वन की व्याख्या करते हैं, यानी ये जो पहला स्टेटमेंट है इसकी व्याख्या दोनों करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट है और ये इसके दोनों रीजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट है। अब 10वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सर्जन करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। सेकंड है, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। एंड थर्ड है, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सर्जन करता है।
अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड है। फिर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है उसमें कहा गया है कि केवल सेकंड और थर्ड है। एंड यहाँ पे ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और थर्ड। एंड डी यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे आपका जो 10वें का आंसर है वो आपका आएगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे आपका केवल फर्स्ट और सेकंड ही आपका जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ऑप्शन जो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे आपके इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में भी एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी द रिलेटिवली एट ए लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर। स्टेटमेंट 2 है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए company whereas stockholder are its owner. And statement 3 है, for the repayment purpose bond holder are prioritized over the stockholder by a company. Which one of the following is correct in the respect of the above statement? तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है 7वें का है, यानी बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड भी आपका करेक्ट रहेगा। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये जो दोनों है ये आपका एक स्टेटमेंट होगा, ये इसके रीजन हो गए, तो दोनों को जस्टिफाई करता है। ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट traded globally, thus exhibiting a great boom. Second है, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. And third है, there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of the option trading or to act or unregistered financial advisor in this regard. यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 8वें का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा। इसमें जो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। सेकंड है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ द रॉ मटेरियल एज इनपुट। एंड थर्ड है यहाँ पे आपका सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका जो 9th का आंसर है वो आपका ए आएगा, यानी बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है एंड स्टेटमेंट थर्ड भी आपका करेक्ट है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ये दोनों अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ पे आपका 10th क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया, सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट है, कैपिटल रिसीट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है, बोरोइंग्स एंड द डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। एंड थर्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स क्रिएट ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका 10वें का जो पहला आंसर है वो 10वें का ये आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका 11वां जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। सेकंड है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। तो यहाँ पे आपका जो 11वें का आंसर है वो है आपका सी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट है। फर्स्ट भी स्टेटमेंट ठीक है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। 12th क्वेश्चन है आपका, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला है न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। सेकंड है अहिंसा का कठोर अनुपालन। थर्ड है उपाधि और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण या विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आप लोग के ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है 12th का सी आपका आंसर आएगा। केवल 3 ही यहाँ पे स्टेटमेंट आपके सही है, चारों स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट आपका इसमें गलत रहता है। फिर यहाँ पे आपका 13 क्वेश्चन आता है, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? ऑप्शन ए है एक घिरनी, पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। बी है एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के भारी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। सी है बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। या डी सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचे जाने वाला बड़ा जलडोल। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको बताना है। तो ये आपका आएगा 13 का बी, एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के भारी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। 14 क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास
विचित्र वित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम, सेकंड है सिंह विष्णु, थर्ड है नरसिंह वर्मन प्रथम या सिंह वर्मन। तो यहाँ पे आपका जो 14 का आंसर है वो है ए, यानी महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री फाहान ने इनमें से किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे 15 का आपका आंसर आएगा बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के आप टाइम में जो है शासन काल में चीनी तीर्थयात्री फाहान ने भारत की यात्रा की थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन राय। He possessed great love and the respect for the traditional philosophical system of the East. And second statement है, he desired his countrymen to accept the rational and the scientific approach and the principle of human dignity and the social equality of all men and women. तो यहाँ पे आपका जो 11th का आंसर आएगा वो आपका आएगा सी, यानी दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट रहते हैं। 12th क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद द रिगार्ड टू द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड द फॉरेन क्लॉथ्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ द टाइटल एंड ओनर विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत फॉर द सेटलिंग डिस्ट्रीब्यूट। अब इन्होंने कहा कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12th का सी, यानी 3 ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द इरिगेशन डिवाइस कोल्ड अरघट्टा वाज। पहला ऑप्शन है ए वाटर बैग मेड ऑफ द लेदर पुल्ड ओवर ए पुली, सेकंड है ए लार्ज व्हील with earthen pots tied to the outer ends of its spoke, third है a larger earthen pot driven by the block, and D है आपका एक large water bucket pulled up by the rope directly by the hand। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 का बी, a large wheel with the earthen pots tied to the outer ends of its spokes। फिर 14 क्वेश्चन आपका, वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन द एंशिएंट इंडिया हैज एज्यूम द टाइटल्स मता विलासा, विचित्र चिठा एंड द गनबरा। फिर यहाँ पे आपका जो 14 का आंसर है वो है महेंद्र वर्मन। फिर यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन है, फाहान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू द इंडिया ड्यूरिंग द मतलब किसके शासनकाल में आया था? तो ये इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 15 का बी, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे वो आया था। फिर 16 क्वेश्चन यहाँ पे आपका इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अमोघवर्ष, प्रतापरुद्र, राजेंद्र चोल या विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है सी, राजेंद्र प्रथम चोल के जो है मतलब नेतृत्व में ये इन्होंने किया था। 17 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत यानी 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐशमक, गोदावरी, कंबोज, विपास, अवंती, महानदी, कौशल, सरयू। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, इसका आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे केवल 2 ही जो है वो सही सुमेलित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 18 क्वेश्चन है, प्रथम गांधर्व महाविद्यालय जो कि एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौर में, यानी 18 का डी ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर 19वां क्वेश्चन है, जैसे कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो 19 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी जिला स्तरीय प्रशासन के वे अधिकारी थे। 20वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। सेकंड, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय, अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है 20 का सी, यानी फर्स्ट और सेकंड जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पे करेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कहा है। वो अमंग द फॉलोइंग लीड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ द श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा राजेंद्र फर्स्ट, यानी चोला। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया 1600 टू द 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, अस्माका, गोदावरी, कंबोजा, विपास, अवंती, महानदी, कौशल, सरयू। तो इनमें से कितने जो है सही मैच किए गए हैं?
तो आपका 17 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, यानी केवल 2 ही जो है आपके स्टेटमेंट सही मैच है। उसके बाद यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चन है, द फर्स्ट गांधार महाविद्यालय ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन, तो वो जो है लाहौर में उन्होंने किया था, तो यहाँ पे आपका आंसर डी आएगा 18 का। 19 क्वेश्चन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका राजुका एंड युक्ता वर इंपोर्टेंट ऑफिसर एट द टाइम, यानी किसके मतलब किस लेवल पे थे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 19 का बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। 20 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट है आपका, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड द पीसफुल मीन्स टू द बी इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड है, इट वाज to be the implemented in stages with civil disobedience and non-payment of the taxes for the next stage only if the Swaraj did not come within a year and the government resorted to the repression। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आपका आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश है, यह आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 21 का बी आएगा, केवल 4 ही जो देश है वो उसके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोलीविया है, ब्राजील है, कोलंबिया, इक्वाडोर, प्राग्वे एंड वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितनों में से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे आएगा 22 का सी, यानी केवल 4 देशों से होकर वो गुजरती है। फिर यहाँ पे आपका 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। तांगानिका झील, टोनले सैप झील, पाटोस लैगून। भूमध्य रेखा इनमें से कितनों में से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, तो तीनों में से किसी में भी वो होकर नहीं गुजरती है। फिर 24 का आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका 24 का जो है आपका डी आएगा, यानी तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, यानी पहले वाला भी सही है, सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यात भी करता है, 30 से अधिक जो है किस्म भी उगाई जाती है, और भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य रहते हैं। फिर यहाँ पे आपका 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं। फिर यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, ब्राजील तट की प्राचीन शैलों में मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। सेकंड है, घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। थर्ड यहाँ पे है, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूपी दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो इनमें से आपके कितने ऑप्शन ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन है, तीनों स्टेटमेंट है ये आपके करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके सही है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। स्टेटमेंट सेकंड है, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो यहाँ पे आपका जो 26 का आंसर है वो आपका आएगा सी, ठीक है। कथन फर्स्ट तो सही है, यानी ये वाला तो सही है, लेकिन किंतु जो कथन सेकंड है वो आपका सही नहीं है, तो इसका आंसर आपका 26 का सी आएगा। फिर एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। Consider the following countries: Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of above are the country members of the North Atlantic Treaty Organization? तो इनमें से कितनी कंपनी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 का बी, यानी ओनली 4 कंट्रीज यहाँ पे रहेगी। फिर 22 है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग: बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज, तो इनमें से कितनी कंट्रीज से होकर गुजरता है, तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 का सी, यानी ओनली 4 कंट्रीज यहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पे आपका 23 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक टेंगानविया, लेक टोनले सैप एंड पटाउस लैगून। तो थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर, जो इक्वेटर है उससे पास होकर गुजरती है, तो 23 का आपका आंसर है डी, यानी कोई सी भी जो है इक्वेटर से होके नहीं गुजरती है। फिर यहाँ पे 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक
ड्यूरिंग द ईयर 22-23 इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। सेकंड है आपका मोर देन 30 वेराइटीज इन टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है, इसलिए यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो डी आपका राइट आंसर है। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहला ऑप्शन है द बेल्ट ऑफ द एंशिएंट रॉक फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। सेकंड है आपका द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। एंड थर्ड है द गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेज ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो तीनों के तीनों करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट रहेगा। फिर यहाँ पे 26 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन। स्टेटमेंट सेकंड है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो 26 का सी आएगा, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है ये करेक्ट नहीं है। अब यहां पे नेक्स्ट चलते हैं। 27 क्वेश्चन आपका है कथन फर्स्ट जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत व्रत की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। कथन सेकंड है जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है ये आप लोगों को बताना है। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी ये वाला भी ठीक है ये वाला भी ठीक है, किंतु कथन सेकंड जो है कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये अपना अलग सही है, ये अपना अलग सही है, इस वजह से आपका ऑप्शन बी आंसर आता है। फिर यहाँ पे 28 क्वेश्चन है शैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चोक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन सेकंड है चोक संरक्षण होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है। एंड कथन थर्ड है मृत्तिका बिल्कुल ही संरक्षण नहीं है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे आपका जो 28 का आंसर आएगा वो आपका आएगा सी, यानी इसमें आप कथन सेकंड और कथन थर्ड में से केवल एक सही है। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें से आपका एक सही है, कथन सेकंड एंड कथन थर्ड में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका है 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। सेकंड है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। एंड थर्ड है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। तो यहाँ पे 29 का जो आपका आंसर आएगा डी, यानी केवल स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड ही आपका सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका गलत रहता है। फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। एंड सेकंड है आपका इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट का आंसर है वो आपका आएगा सी, यानी दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है। तो आप जो है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इन जनवरी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड इक्वेटर वार्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean. Statement second है in January the air over the ocean is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपका 27 का बी रहेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये फर्स्ट वाले का जो है एक्सप्लेन नहीं करता है। 28 क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन रॉक्स chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as the quite an impermeable or leak permeable rock. Statement second है chalk is porous and hence can absorb water
एंड स्टेटमेंट थर्ड है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अबो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो 28 का आंसर है वो आपका आएगा सी, यानी ओनली वन of the statement second and third is the correct and that explain the statement 1. 29 क्वेश्चन आपका, consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट है without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere in the earth surface. सेकेंड है heat absorbed and trapped by the atmosphere maintain our planet's एवरेज टेम्परेचर। एंड थर्ड है एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट द एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे आपका 29 का जो आंसर है वो आपका आएगा डी, जिसमें कि क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, स्टेटमेंट थर्ड भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। स्टेटमेंट 1 है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबरर्स। सेकेंड है इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये आप लोगों का आंसर आएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, स्टेटमेंट फर्स्ट है अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कथन सेकंड है सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। एंड थर्ड है सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कथन सेकेंड और कथन थर्ड दोनों सही है, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है एंड ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है इन दोनों में से केवल एक ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करता है। 32 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। कथन सेकंड है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। एंड स्टेटमेंट थर्ड है यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो इसका जो आंसर है 32 का वो आपका आएगा सी, यानी कथन सेकंड और थर्ड में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। 33 की बात करते हैं। कथन 1 है वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। कथन सेकंड है कि यहाँ पे आपका सोर्स संस्फुक्रो यानी प्लेयर्स और उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे भारी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। एंड कथन थर्ड है जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत व्रत की ओर जाने की होती है। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33 का बी, जिसमें इन्होंने कहा है कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों ठीक है, यानी ये वाला भी ठीक है ये वाला भी ठीक है, किंतु उनमें से केवल एक ही जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। अब यहाँ पे इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर more than 5% of the global carbon emission. Statement second है silica bearing clay is mixed with the limestone while manufacturing cement. And statement third है limestone is converted into the lime during the clinker production for the cement manufacturing. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका जो आंसर आएगा वो 31 का बी आएगा, यानी स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन करता है। 32 है आपका स्टेटमेंट 1 है एट द 28 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम द साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। सेकेंड स्टेटमेंट है COP28 डिक्लेरेशन एंड क्लाइमेट एंड हेल्थ इज ए बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू द डीकार्बनाइज health sector. And third है if India's health sector is decarbonized the resilience of its healthcare system may be compromised. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 32 का सी, यानी only one of the statement second and third is the correct and that explain the statement 1. अगर हम यहाँ पे आपके 33 क्वेश्चन की बात करें तो scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth rotation and axis
स्टेटमेंट सेकंड है सोलर फ्लेयर्स एंड द एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बोम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर with the tremendous amount of energy. And statement third है as the earth polar ice melt the water tends to move towards the equator. तो यहाँ पे आपका जो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा 32(3) का बी, यानी बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। अब यहाँ पे आपका जो 34 क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट 1 है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। कथन सेकंड है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। एंड कथन थर्ड है जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका ठीक है, जिसमें कि कथन सेकंड और कथन थर्ड दोनों सही है, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, यानी जो स्टेटमेंट 1 है इसकी दोनों ही जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। अब यहाँ पे 35 है निम्नलिखित में से किसने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान विथ हब प्रारंभ किया। तो इनमें से एशियाई बैंक है, एशियाई अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, या अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक है। तो इनमें से आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा एशियाई बैंक, यानी एशियाई बैंक ने इसको स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन आपका है प्रत्यक्षवाद प्रकरण यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसे स्टेटमेंट 1 है इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, या सेकंड है यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है, या थर्ड विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो 36 का आंसर है वो आपका आएगा सी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, यानी फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है एंड थर्ड भी यहाँ पे आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट है 37 है पिकॉक टेरुटुला गूटी टेरुटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक सर्वभक्षी परुण कवची क्रस्टेशियाई है, या इस सेकंड स्टेटमेंट है इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। थर्ड है अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्ष जाति है। तो 37 का यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी जिसमें स्टेटमेंट सेकंड वाला ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन द ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट सेकंड है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ द कार्बन मार्केट। एंड थर्ड है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू द प्रमोट इंटर काउंट्री non-market strategies to the reach their climate target. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो यहाँ पे आपका आएगा 34 का है, यानी बोथ स्टेटमेंट यानी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, एंड ये जो दोनों है स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई दोनों एक्सप्लेनेशन करते हैं। 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक। तो जो ऑप्शन 1 है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सेकंड आपका it can be valuable approach for the plastic production and in food processing. And third है in aviation it can be a source of the carbon for the combining with the hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Select the correct answer using the code given below. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो 36 का सी है वो आपका आंसर रहेगा, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे आपका 37 क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पीकॉक टेरेंटुला गूटी टेरेंटुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इट इज एन ओमनिवोरस क्रस्टेशियन। सेकेंड है इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू द सम फॉरेस्ट एरिया। एंड थर्ड है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन एर्बोरियल स्पीसीज। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 37 का डी, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी आपका ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 38 क्वेश्चन है भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5
TCO2 प्रति व्यक्ति से कम है। सेकंड है ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। एंड भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा 38 का C, यानी केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका गलत रहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 39 पे इन्होंने जो है मिलान करना है। जैसे फर्स्ट है कसावा, काष्टे झाड़ी, अदरक, आभासी तानायुक्त शाक, मालाबार पालक, साकिया, रोईलता, पुदीना, वार्षिक जड़ी, पपीता, काष्टे जड़ी। तो इनमें से कौन कौन से मैचेबल है ये आपको बताना है। इनमें से कितने युग्मों में कितने सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका जो 39 का जो आंसर है वो आपका आएगा बी, यानी केवल 3 ही जो है सही सुमेलित है। फिर यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है वृक्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। सेकंड है समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। एंड थर्ड है वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना जल ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो ये आपका आएगा 40 का बी, यानी केवल सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 emission in the India are less than 0.52 CO2 capita. Second, in terms of the CO2 emission from the fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific region. And third है electricity and the heat producers are the largest sources of the CO2 emission in India. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा C, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड आपका ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड भी आपका ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका सही नहीं है। फिर यहाँ पे आपका बताना है कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं। कसावा वुडी स्क्रब है, जिंजर हर्ब एंड सूडोस्टेम है, मालाबार स्पाइनेच, हार्बेस क्लाइंबर, मिंट एनुअल स्क्रब, पपाया वुडी स्क्रब। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सी, यानी ओनली जो 4 है वो आपके करेक्टली पेयर्ड बने हुए हैं। फिर यहाँ पे आपका आएगा नहीं, इसमें आपका आएगा ओनली 3, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपका आएगा ओनली 3 जो है मैचेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने शायद यही बताया था ओनली 3, तो यही आपका बी आंसर रहेगा। फिर 40 क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन। सेकंड है मरीन phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world oxygen. And third, a well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in the atmospheric air. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है? तो केवल सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन थर्ड वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। तो इसका मतलब जो 40 का बी है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है यहाँ पे आपका निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। पहला है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, सेकंड है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन एंड थर्ड है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो 41 का यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सी, यानी तीनों के तीनों जो वाहन है वो वैकल्पिक माने जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका है 42 का मानव रहित वायव्य वाहनों यानी यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं, सभी तरह प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं एंड सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 42 का डी, यानी कोई सा भी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 43 का क्वेश्चन है, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकेल है। तो इनमें से उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो इनमें से आपको बताना है। तो 43 का सी है, केवल 3 ही यूज होते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टार, उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? तो इन तीनों में से कितनों में प्लास्टिक होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आएगा तीनों, यानी तीनों में होता है। इसमें भी होता है धूम्रपान के सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस में भी और कार के टायर में भी। फिर यहाँ पे आपका है निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। एथेनॉल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, यूरिया है। उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45 का बी, केवल 2 में ही जो है यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आएगा 46, कभी कभी समाचार माध्यम में चर्चित सामान्यता CL20, HMX एंड
M105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 46 का बी। ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं। ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? तो सभी के सभी है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। फिर थर्ड 42 है, विद रेफरेंस टू द अनमैन एरियल व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। सेकंड है ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। एंड थर्ड है ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 42 का डी आएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर थर्ड है आपका 43, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, इनमें से कौन कौन से आपके जो बैटरी के कैथोड है उसको बनाने में यूज होते हैं? तो यहाँ पे आपका आएगा 43 का सी, यानी 3 जो है वो करेक्ट है जो कि इसमें यूज होते हैं। फिर यहाँ पे 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग सिगरेट बट्स, आई ग्लास, लेंसेज, कार टायर, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? तो तीनों के तीनों जो है प्लास्टिक को कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर सी आएगा। फिर 45 आपका कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हाउ मेनी ऑफ देम? तो इनमें से कौन कौन से का यूज वो कर सकती है? तो यहाँ पे वो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45 का बी, यानी केवल 2 का यूज कर सकती है। 46 है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली नोन एज Cl20, HMX एंड LLM105 विच आर द समटाइम्स टॉक अबाउट इन मीडिया? तो इसका आपका आंसर आएगा दीज आर द एक्सप्लोजिव इन द मिलिट्री वेपन। तो ये इस मिलिट्री वेपन में यूज होते हैं एज एन एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका है 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। फिर सेकंड है, मेजोराना 1 चिप अमेजोन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया। एंड थर्ड है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत रहेगा। 48 क्वेश्चन आपका, पर्याय समाचारों में चर्चित एक्लोनी प्रतिरक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मानव निर्मित प्रोटीन है। सेकंड है, वे विशिष्ट प्रतिजनों से प्रबंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। एंड थर्ड है, वे निम्पा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से आपके स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 48 का डी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक रहेगा। 49 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। थर्ड आपका, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी कोई सा भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ना तो ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये ही वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, सक्रियत कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों को उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। कथन सेकंड है, सक्रियत कार्बन का एक वृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार साक्ष्यता है। एंड थर्ड है, सक्रियत कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। उपयुक्त स्टेटमेंट में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो आपके ठीक है ये आपको बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, यानी कथन सेकंड और कथन थर्ड जो है वो दोनों सही है, यानी ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है इस दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है ये भी करता है, ये भी करता है, इस वजह से यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका रहेगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 chip will enable quantum computing. Second है, Majorana 1 chip has been introduced by the Amazon Web Service AWS. And third है, deep learning is a subset of the machine learning. तो यहाँ पे कौन कौन से आपके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सी, यानी फर्स्ट और थर्ड ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, सेकंड वाला नहीं है। फिर 48 है, विद द रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन
मेंशन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर मैन मेड प्रोटीन। सेकंड है द स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। एंड थर्ड है दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ द निपा वायरस। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बताना है। तो 48 का यहाँ पे आपका डी आएगा, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट रहेंगे। फिर 49 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर। सेकंड है नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एंड थर्ड है नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड भी और थर्ड भी। इसी वजह से 49 का जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। फिर 50 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द इफ्लुएंट स्टीम्स एंड टू रिमेडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री। स्टेटमेंट सेकंड है एक्टिवेटेड कार्बन exhibits a large surface area and a strong potential for the absorbing heavy metals. And third है activated carbon can be easily synthesized from the environmental waste with the high carbon content. Which one of the following is correct in respect to the above statement? तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 दिया है इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन सेकंड भी दे रहा है और थर्ड भी दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे अभी हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन है उसकी वीडियो जो है बना के आपको कंप्लीट देंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए आया तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जो है आपके आगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 2024 है, 23 है, 22 है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और उसी के साथ में आपकी जो CSAT के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताएंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट्स है, तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना 3 से 4 आप लोगों के लिए नई वीडियो क्रिएट करूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए।